हेलो दोस्तों। 19 अगस्त के करंट अफेयर एट वन प्लेस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इसमें हम लोग बात करते हैं अपने डेली के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को लेकर के, जो विभिन्न स्रोतों से आप लोगों को यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और तमाम तरह के एग्जाम्स के लिए मैं कंपाइल करके आपको डिस्कस करता हूं। और इसमें आज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने वाले हैं, इसलिए आप लोग अपना रजिस्टर पेन पेंसिल लेकर के बैठिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशन देखेंगे। जैसा कि एज यूजुअल रहता है, हम उसमें उनके टॉपिक टॉपिक की चर्चा क्यों है, टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है और उसके खास इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्या है, प्री और मेंस के लिए अप्रोच क्या हो सकती है, ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। और यूपीएससी किस पेपर से लिंक करता है, तो आप इस तरह की चीजों को एक जगह पर करना चाहते हैं तो फटाफट हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें एक जगह पर सभी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को कंपाइल करके मिल जाती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और इसमें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आज हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम लोग देखेंगे। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके। और किसी को भी आपको इसका पीपीटी या पीडीएफ आपको चाहिए तो फटाफट मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके। चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है समुद्री तेल प्रदूषण और हरा मैंग्रोव। ये क्या है, कहां पर है, किस तरीके से है, क्या नाम सुना आपने कभी? तो देखिए, अभी हाल ही में फारस की खाड़ी, गल्फ पर्शियन जो गल्फ है, गल्फ ऑफ पर्शिया में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के कारण हुए भारी तेल रिसाव से ईरान के हारा मैंग्रोव वनों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। आप अच्छे से तरीके से जानते हैं कि भाई, ये आपकी गल्फ ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट है, खुरान डब्ल्यू मध्य है, हॉर्मुज स्ट्रेट है, कई सारी चीजें हैं, पर्शियन खाड़ी है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो यहां पर क्या हुआ कि अटैक हो रहा है, सारी चीजें हैं, जहाज डूब रहे हैं, तेल टैंक तेल फैल रहा है। उसकी वजह से जो आपके आप कहा जाए कि हारा मैंग्रोव वन हैं, उनको तेल की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ये क्षेत्र है कहाँ? ये देखिए, ये क्षेत्र है खुरान जबलू डब्लू मध्य में है, यानी कि आपके खुरान स्टेट कहते हैं, जो हॉर्मुज जबलू मध्य के पास बिल्कुल स्थित है, यानी कि उसी के जस्ट पास में है। जैसे हॉर्मुज ये रहा, तो उसी के इधर साइड में आपका ये वाला खुरान वाला है। या देखें, ये गल्फ ऑफ पर्सिया है इधर। तो यहां पर इसको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जहाज यहां से निकल कर जाते हैं तो इसका पानी इधर तेल के साथ बह रहा है। सोचिएगा, मैंग्रोव की जड़ों और समुद्री जीवों जैसे हॉक्सबिल कछुए हैं, उनको भारी नुकसान हुआ है। मैंग्रोव की मिट्टी बेहद नाजुक होने के कारण सफाई कार्य अत्यंत कठिन हो गया है। अब बताइए क्या किया जाए? तो ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायी सिद्ध हुआ है, समझ लीजिएगा। तो ये ओसिन जो मरीन पोल्यूशन है, ब्लू कार्बन सिंक है, उसके संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम लोग देखना चाहिए। अब ये नुकसान कैसे पहुंचाता है? देखिए, जड़ों का दम घुटना, मैंग्रोव ऑक्सीजन के लिए न्यूमेटाफोर्स नामक वायवीय जड़ों पर निर्भर होते हैं, ये यानी कि अपने ऑक्सीजन के लिए ऊपर निकलते हैं, समुद्र के पानी से ऊपर निकलते हैं। अब कंडीशन ये होती है कि तेल इनकी जड़ों के छिद्रों को ढक लेता है, जिससे पेड़ ऑक्सीजन के बिना मर जाते हैं, यानी कि तेल इनके अंदर भर गया। लेंटिल्स कहते हैं इनको, बाइबी जड़ें, न्यूमेटोफोर्स ये रहे, इनके अंदर छेद हैं। और छेद जो है, तेल की वजह से क्या हुआ, उनके काले काले पड़ गए, और काले होने की वजह से छेद में भर गए, ऑक्सीजन लेना बंद हो गया। वहां का प्रभाव, तेल के विषाक्त रसायन कीचड़ में दशकों तक फंसे रहते हैं, जो समुद्री जीवों को नष्ट कर सकते हैं। अब यहां पर एनवायरमेंट का सबसे बड़ा एंगल यही है कि समुद्री प्रदूषण रोकने के लिए मार्पोल 73, 78 एंड वेटलैंड संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन जैसे नियम लागू हैं। लेकिन जब इस तरह का युद्ध हो, इस तरह का संघर्ष हो, तो इनका संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे पॉसिबल है? यूपीएससी के लिए हम देख सकते हैं कि तेल रिसाव से ब्लू कार्बन सिंक नष्ट होते हैं, अतः मार्पोल के तहत अंतरराष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है। अब बताइए, इंसान की लड़ाई, अहम की लड़ाई, कुछ मुद्दों की लड़ाई, और नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? एनवायरमेंट को। तो युद्ध से केवल और केवल आपका एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके सिर्फ और सिर्फ इंसान को नुकसान नहीं उठाना पड़ता, बल्कि हमारे पर्यावरण, प्रदूषण और तमाम सारी चीजों पर भी इनका असर पड़ता है। अब आप समझ सकते हो कि ये क्या कंडीशन है, समझ में आ गया होगा। ये है
सबसे बड़ा। इसी वजह से कहते हैं कि समुद्र में जो तेल रिसाव वगैरह होता है, उससे जीव-जंतु और तमाम तरह के जो पेड़-पौधे होते हैं, उनको कितना बड़ा नुकसान होता है, अब आप अंदाज़ लगा लीजिएगा। चलिए, एक आपका अगला टॉपिक है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, आईआर से रिलेटेड है, दोनों से आप देख सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक और ईरान। ईरान ने 2024 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के बाद अब न्यू डेवलपमेंट बैंक में अपनी सदस्यता और पूंजी अंशदान की प्रक्रिया पूरी करने की घोषणा की है कि वो पैसा भी देगा और उसका सदस्य भी बनेगा। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या? ये बेसिकली ब्रिक्स बैंक ही है। यह कदम वित्तीय पश्चिमी वित्तीय प्रतिबंधों और डॉलर के प्रभुत्व से बचने का एक रणनीतिक प्रयास है। बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग और स्थानीय मुद्रा के व्यापार को बढ़ावा देना है। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, जहां सीमा पर भुगतान का मुख्य मुद्दा है। सीमा पार भुगतान कैसे किया जाए, किस लैंग्वेज में किया जाए, वो किस करेंसी में किया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये देखिएगा आपका रसिया, चाइना, भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इधर ईरान है और इधर आपका मिस्र है, और ये आपके कई सारे एक दो कंट्री और हैं जो अब इसके सदस्य बन चुके हैं, बनने जा रहा है। ये रहे। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक कुछ और नहीं बल्कि आपका ब्रिक्स बैंक ही है एक तरीके से। न्यू डेवलपमेंट दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे को फंड करता है, ठीक है ना। अल्पकालिक भुगतान संतुलन, जबकि सीआरए कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट भी करता है। अल्पकालीन भुगतान संतुलन संकट में सदस्य देशों की मदद करता है। अगर आपका किसी तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर के कोई समस्या है तो उसको भी ये करता है, भुगतान संतुलन को। जैसे हमारा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ करता है, हमारा एनडीबी करता है। ये यहां पर क्या है, इगलिटेरियन गवर्नेंस। एनडीबी में संस्थापक सदस्यों का समान 20% वोटिंग का अधिकार है, किसी के पास वीटो नहीं है। जबकि आईएमएफ वगैरह में क्या है, अमेरिका इसका दबाव रहता है। यहां बिना शर्त ऋण मिलता है, नॉन कंडीशनलिटी है। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के विपरीत एनडीबी कठोर आर्थिक सुधारों की शर्त नहीं थोपता, आसान ऋण मिलता है। स्थानीय मुद्रा पर जोर दिया जाता है। एनडीबी के कुल वित्त पोषण का 30% स्थानीय मुद्राओं में देने का लक्ष्य रखता है कि भाई जो भी आपको ऋण चाहिए, आपको लोकल करेंसी में 30% लोकल करेंसी में ऋण मिल जाएगा। तो ये आपके कंसेप्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह का एक टॉपिक और भी है, महाराष्ट्र में भूकंप का झुंड, जिसे अर्थक्वेक स्वार्म कहते हैं, यानी कि एक साथ कई जगह पर भूकंप के केंद्र बनना, एक साथ कई जगह पर भूकंप का उठना, स्वार्म कहते हैं, एक तरीके से यूं उठना। ये रहा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक, पालघर, हिंगोली जिलों में 2 सप्ताह के भीतर 29 से अधिक कम तीव्रता वाले लगातार झटके दर्ज किए गए। ये रहे महाराष्ट्र में, नासिक में, पालघर में, हिंगोली में। अब इनकी जो रेक्टर पैमाने पर तीव्रता थी वो 2 से लेकर के 4 के आसपास थी। गहराई भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 3 से 8 किलोमीटर के बीच में थी। ये था। विशेषज्ञों ने इसे मानसून की भारी बारिश और हाइड्रोसिस्मिटी से जोड़ा है कि भारी बारिश की वजह से पानी पड़ा, उसका दबाव पड़ा, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है। और कम गहराई के कारण झटके तेज महसूस होते हैं, लेकिन ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है। हल्का सा झटका लगेगा, महसूस होगा, और उसके बाद ऊर्जा खत्म हो जाएगी क्योंकि गहराई नहीं है। अगर यही गहराई ज्यादा हो तो ऊर्जा बहुत देर तक रहती है और अंदर ही अंदर हिलती है, और बहुत देर तक हमको झटका महसूस होता है। यहां बहुत छोटे झटके महसूस होते हैं। यह है आपके ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। स्वार्म वगैरह, अब स्वार्म क्या होते हैं, एक ही क्षेत्र में बिना किसी बड़े मुख्य झटके के आने वाले लगातार छोटे छोटे भूकंप के झटकों को हम कहते हैं आपके अर्थक्वेक स्वार्म। ये बेसिकली इंट्राप्लेट भूकंप का उदाहरण है, जो स्थिर माने जाने वाले डेक्कन ट्रैप्स की प्राचीन दरारों के सक्रिय होने से कभी कभी आ जाता है। तो बारिश का पानी आता है, दरारों में रिसाव होता है, पोर प्रेशर में वृद्धि होती है, घर्षण में कमी हो जाती है। इस वजह से ये सारी चीजें हो जाती हैं कि भाई कभी कभी झटके महसूस हो जाए। ये है इसका एक स्ट्रक्चर। दक्कन के पठार में अर्थक्वेक स्वार्म विवर्तनिक के बजाय मुख्य रूप से मानसून प्रेरित जल प्रबंधन की वजह से होता है। यह मुख्य कारण था। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मूल कारण क्या है, तो यह भी हो सकता है आपसे। बात समझे या नहीं? तो ये एक ध्यान रखिएगा। एक आपका टॉपिक है अरेका नेट, आयात में साफ्टा धोखाधड़ी का मामला। साफ्टा तो जानते होंगे, अरेका नट, अरेका पाम पेड़, सारी चीजें, अरेका नट, अरेका पेड़ का।
ये आपकी एक तरीके से इंडोनेशियाई थाईलैंड का उत्पादन का एक कहा जाए कि उसका एक फल है, सुपारी जैसा। अरेका नट कहते हैं इसको। अभी राजस्व खुफिया निदेशालय ने साफ्टा समझौते का दुरुपयोग करके सुपारी आयात में 2500 करोड़ से अधिक की सीमा शुल्क चोरी करने वाले सिंडिकेट को पकड़ा है। सुपारी की, अरेका नट कहा जाता है सुपारी के लिए। 2500 करोड़ की सीमा शुल्क चोरी का मामला। अब ये कैसे हुआ है? साफ्टा का मामला कैसे है? देखिए, दक्षिण पूर्वीय एशियाई देशों की सुपारी को धोखाधड़ी से बांग्लादेश का उत्पाद बताकर भारत में आयात किया गया। साउथ ईस्ट एशिया की सुपारी को कहा कि ये बांग्लादेश की है, इसलिए हम भारत में आयात कर रहे हैं। और भारत में आयात करने पर साफ्टा के नियम के तहत इतना कुछ होता नहीं है। भारत स्थानीय किसानों को बचाने के लिए सुपारी पर 100% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाता है कि भाई बाहर से जो आएगी उस पर हम 100% कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, जिससे कि भारत में जो किसान सुपारी उगाते हैं उनको नुकसान ना हो। इस वजह से और साप्टा के तहत बांग्लादेश जैसे अल्प विकसित देशों को यह जीरो ड्यूटी का लाभ मिलता है। तो सोचिएगा, वो लोग साउथ एशिया से आते हैं, बांग्लादेश से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि बांग्लादेश की है ये, इसलिए उस पर ड्यूटी जीरो हो जाती है। ये एक कंसेप्ट है। इकोनॉमी मुक्त व्यापार समझौते के दुरुपयोग और रूल्स ऑफ ओरिजिन के मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है। तो ये एक कंसेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बांग्लादेश का ये हमारा कंसेप्ट है जीरो ड्यूटी इंपोर्ट का, कि वो डायरेक्ट भारत में नहीं आते बल्कि बांग्लादेश से होते हुए इधर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब कंसेप्ट क्या है? देखिए, उत्पत्ति का नियम क्या कहता है, रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या कहता है? यह सुनिश्चित करना कि कोई तीसरा देश शून्य शुल्क का लाभ उठाने के लिए सदस्य देश को केवल ट्रांजिट रूट ना बना ले। हमें यह पता होना चाहिए कौन सी चीज किस देश की है। तो केवल साउथ ईस्ट एशिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से होते हुए भारत में लाना और यह बताना कि यह बांग्लादेश की है, ऐसा नहीं होना। स्थानीय मूल्यवर्धन साफ्टा के तहत लो लीस्ट डेवलप जो कंट्रीज हैं, पिछड़े देश हैं, उनके उत्पादों को कम से कम 30% स्थानीय मूल्यवर्धन अनिवार्य है। उनको 30% मूल्यवर्धन अनिवार्य है, वैल्यू एडिशन कीजिए। सिर्फ पैकिंग बदलना, छटाई करना मूल्यवर्धन नहीं माना जा सकता। इन्होंने क्या किया कि पैकिंग उसको खोला, पैकिंग की, छटाई की और उसके नई पैकिंग में ला करके इंडिया में सप्लाई कर दिया। भारत सरकार ने एफटीए की जांच के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कैरोटर 2020 का नियम लागू किया है। अब कैरोटर 2020 है क्या? आयातक का दायित्व है कि वह अपने उस मूल देश के ओरिजिन को सिद्ध करे। मूल्यवर्धन की जांच की जाएगी जिसमें मिनिमम उसकी 30% की क्या हो, विकसित देश की, वो विकासशील देश की या पिछड़े देश की वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट हो। सीमा शुल्क छूट, उसके बाद इस पर आपको छूट मिलेगी, उस पर गारंटी के साथ में, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये एक कंसेप्ट है पूरे चेक करके। कस्टम एग्जाम्पल ग्रांटेड ओनली ऑन स्ट्रिक्ट प्रूफ, अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है तो आपको ये छूट मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो 3 तरीके से आपका ये चेक होगा। ये है कंसेप्ट। ओके, अब आ जाइए, एक टॉपिक है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, नासा का रोमन स्पेस टेक्नोलॉजी, रोमन स्कोप टेलीस्कोप, रोमन स्पेस। यह चर्चा में क्यों रहा है कि नासा ने अपने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट के जरिए लंग्रेज पॉइंट 2 पर लॉन्च की तैयारी कर रहा है। ये रहा लंग्रेज पॉइंट पर। अब लंग्रेज पॉइंट क्या होता है, L2 क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लंग्रेज पॉइंट बेसिकली पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के L2 कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह ध्यान रखना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। इसका नाम नासा की पहली महिला मुख्य खगोल शास्त्री डॉक्टर नैन्सी ग्रेस रोमन, मदर ऑफ हबल का कहा जाता है, उनके नाम पर रखा गया है इस टेलीस्कोप का। इसमें हबल के समान 2.4 मीटर का दर्पण होगा, ये रहा 2.4 मीटर का, और इसका फील्ड ऑफ व्यू लगभग 100 से 200 गुना बड़ा होगा। फील्ड ऑफ व्यू यानी कि ज्यादा बड़े एरिया में इसको ये स्पेस के अध्ययन करने का काम करेगा। ये रहा डार्क मैटर और तमाम सारी एनर्जी के पॉइंट या बहुत सारे स्टार्स वगैरह, इन सब के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेगा। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, डार्क एनर्जी का अध्ययन किया जाएगा। ब्रह्मांड के विस्तार को मापने के लिए गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का उपयोग किया जाएगा। ग्रेविटेशनल जो लेंसिंग होती है उसका, कि आखिर हमारा जो
यूनिवर्स है वो कैसे विस्तार कर रहा है, किस तरीके से विस्तार कर रहा है। एक्सोप्लैनेट की खोज की जाएगी, माइक्रो लेंसिंग तकनीक का उपयोग करके हजारों नए ग्रहों की खोज की करेगा। सीजीआई तकनीक तारों की चमक रोकने के लिए कोरोना ग्राफ इसमें लगा हुआ है, जिससे तारों की चमक इसको नुकसान ना पहुंचाए। साइंटिफिक एंगल, जेम्स वेब टेलीस्कोप गहराई से अध्ययन करता है, जबकि रोमन टेलीस्कोप व्यापक सर्वेक्षण करता है। वो गहराई से करेगा और ये व्यापक करेगा। ये रहा, ये हबल का कंसेप्ट है, ये जेम्स वेब का है, ठीक है ना, और ये आपके किसका है, रोमन टेलीस्कोप का, रोमन टेलीस्कोप। इतना वाइड एंगल होगा तीनों का। अब आप समझ लीजिएगा, इट्स अ बिग डिफरेंस। वाइल्ड फील्ड क्षमता के साथ जा रहा है ये। इतना आपका पूरा का पूरा स्टडी करेगा इतने बड़े क्षेत्र में इस तरीके से कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें होंगी। तो कहां का है ये, नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। कहां पर, L2 पर। ओके। अब एक टॉपिक है एनसीडीआरसी में लंबित मामले। एनसीडीआरसी है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ये रहा, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन इरा के मामले में भारी बैकलॉग पर चिंता व्यक्त की है और सरकार को क्षेत्रीय बेंच स्थापित करने का निर्देश दिया है कि भाई आपके कंज्यूमर डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशंस हैं, जो कमीशन है, उसमें इतने सारे पेंडिंग केस हैं कि उनके लेकर के बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। 2018 से 20 के बीच में दायर मामले अभी तक सुने ही नहीं गए हैं। फैसला बहुत दूर की बात है, 2 साल के मामले ही नहीं सुने गए हैं, और जो त्वरित न्याय प्रणाली को बाधित कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि उपभोक्ताओं को न्याय के लिए केवल नई दिल्ली की यात्रा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि भाई नई दिल्ली आ जाइए और वहां जाकर सुनवाई नहीं हो रही। राज्यों को कम मामले वाले जिले आयोगों को समाप्त कर उन्हें न्यायिक अधिकारियों को सौंपने का सुझाव दिया गया है कि कम पैसे वाले मामले हैं उनको आयोगों को समाप्त करिए वहां से और इनको न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंप दीजिए, वो इसका फैसला करेंगे। ये एक कंसेप्ट है। जागो ग्राहक जागो, आपका एनसीईआरटी में एक चैप्टर है पूरा का पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर के, कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर के, इकोनॉमी की एनसीईआरटी में, समझ लीजिएगा। अब कंडीशन क्या होता है कि ये तंत्र क्या है, इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया, उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र। और ये क्या है, देखिए इसके तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अर्ध न्यायिक प्रणाली है हमारी आयोग की। एनसीडीआरसी की संरचना, इसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का अध्यक्षता करते हैं। मूल अधिकार क्षेत्र क्या है, या 2 करोड़ से अधिक के मूल्य वाले मामले जो होते हैं माल या सेवाओं के, उनकी शिकायतों की सीधी सुनवाई करता है। सीधे मैम 2 करोड़ से ऊपर का मामला है, सीधे आप यहां आ जाइए। पॉलिटी एंगल, इसके आदेश सिविल कोर्ट के डिक्री के समान लागू होते हैं और अपील 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में कभी भी की जा सकती है। ये रहा। तो सबसे ऊपर राष्ट्रीय आयोग होता है, फिर राज्य आयोग होता है, फिर जिला आयोग होते हैं। जिला आयोग के स्तर पर उन्होंने कहा कि छोटे छोटे मामलों को आपके नीचे सौंप देना चाहिए, आपके छोटे छोटे न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंप देना चाहिए, जिससे कि केस जो है पेंडिंग ना पड़े। ये कंसेप्ट है, सोचिएगा इतने बड़े बड़े मामले हमारे तक 2018 से 20 के बीच के सुने ही नहीं गए। क्या स्थिति हो गई है हमारी जुडिशरी की। अब तो देख करके लगता है कि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रही है वैसे वैसे सोचिएगा ऐसा फील होता है कि समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, समस्याएं ज्यादा दिखने लगी हैं। जहां देखो वहीं पर आपको समस्या ऐसी तरह की चीज दिखने लग जाती हैं। अगला है ग्रीन इंडिया मिशन पर कैग रिपोर्ट। अभी आपने सुना होगा ग्रीन इंडिया मिशन अपने बहुत बुरी तरीके से फेल होने की कंडीशन में पहुंच चुका है। कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया में भारी विफलताएं सामने आई हैं। यस, नए वन क्षेत्र के लक्ष्य में 97.57% की कमी दर्ज की गई है। नया वन क्षेत्र बढ़ाने में सोचिएगा इतने परसेंट की कमी दर्ज की गई है, लगभग 100%, मतलब कुछ बढ़ाया ही नहीं गया। वन गुणवत्ता सुधार में 91.68% की कमी पाई गई है। ओ माय गॉड। तो यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें तो सरकार के प्रायोरिटी में है ही नहीं फिर, इसका मतलब
योजनाबद्ध तरीके से 10,600 करोड़ रुपए का अभिसरण फंड जुटाने में मिशन पूरी तरह विफल रहा है। कि मतलब इस सब चीजों के लिए 10,600 करोड़ रुपए का फंड जो चाहिए, वो इस मिशन को मिला ही नहीं है, ये जुटा ही नहीं पाया है। और जीआईएस डेटा के अनुसार 70% साइटों पर कोई पारिस्थितिकी सुधार दिखाई नहीं है। 70% से ज्यादा साइट्स पर ये है। यानी कि लगभग उपलब्धियों का 97.57% हमारा क्या रहा है, फेल रहा है। ये हालत हो गई है हमारी। लक्ष्य था इतना और हम पहुंचे हैं 0.034% मिलियन हेक्टेयर। ये है हमारा टारगेट था 1.5 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट इंक्रीज करने का, हम कर पाए हैं 0.034 मिलियन हेक्टेयर। सोचना, ये है हमारी कंडीशन एनवायरमेंट को लेकर के। एक कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस समय चल रही है देश की सरकार की सारी चीजों की। ग्रीन इंडिया मिशन बेसिकली ये आपके एनएपीसीसी का एक हिस्सा है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। उसमें 8 राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किए गए थे। ये रहे, इनमें से एक लक्ष्य ये था 5 मिलियन हेक्टेयर नया वन क्षेत्र बढ़ाना है और मौजूदा 5 मिलियन हेक्टेयर वनों की गुणवत्ता में सुधार करना है। होलिस्टिक दृष्टिकोण यह केवल पेड़ लगाने पर नहीं बल्कि परिदृश्य आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है, कि केवल हमें पेड़ नहीं लगाने बल्कि पूरा का पूरा एक सिस्टम को ग्रीन करना है। एनवायरमेंट एंगल, कैग की रिपोर्ट के अनुसार कैंपा और मनरेगा जैसे फंड्स के साथ जीआईएमएल का तालमेल ना होना इसकी विफलता का मुख्य कारण है, क्योंकि उसके साथ इनको कनेक्ट ही नहीं किया गया, मजदूरों के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाए। उन मजदूरों मनरेगा के थ्रू आप करते, कैंपा के थ्रू आप जो क्लाइमेट चेंज है उनके साथ मिलकर करते आप सारी चीजों के साथ, तो आराम से काम होता, लेकिन आपने किया ही नहीं और बाकी काम हो ही नहीं पाए। कुल मिलाकर के एनएपीसीसी उसी का एक मिशन है, ग्रीन इंडिया मिशन। इसी में वृक्षारोपण भी होता है, वन गुणवत्ता काम होता है, कार्बन सिंक किया जाता है, कन्वर्जेंस ये सब चीजें होती है। ये यहां से टूट गया पूरी तरीके से, ये हुआ ही नहीं, तो बाकी सारे लक्ष्य फेल हैं। ये इट्स अ बिग इशू। एक है आपका सुबनसिरी नदी। ये जरूर याद रखिए सुबनसिरी नदी है कहां। पहला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में बिना स्थानीय बारिश के सुबनसिरी नदी के जल स्तर में अचानक भारी वृद्धि देखी गई। सोचिएगा, अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी हिस्सा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऊपर आपके तिब्बत और इधर ये तिब्बत यानी कि चाइना एक तरीके से कह सकते हो, उसके जस्ट नीचे ही। आखिर बिना किसी कारण के, बिना किसी बारिश के उस पानी नदी में इतना पानी कैसे आ गया? बिना बारिश के बाढ़ आना तिब्बत यानी कि चीन के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्लाउड बर्स्ट या ब्लॉकेज टूटने का संकेत है, कि या तो ऊपरी हिस्से में कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ है या कोई ब्लॉकेज टूट गया, उसकी वजह से अचानक पानी आ गया है। यह नदी नियंत्रण रेखा के पार तिब्बत से निकलती है, जो डाटा साझाकरण की कमी को उजागर करती है, कि हमारे पास उन सब चीजों के बीच में हमारे पास इंफॉर्मेशन हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। ये से असम के धेमाजी, लखीमपुर और माजुली द्वीप पर बाढ़ का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया और कहीं ना कहीं असम में इसकी वजह से समस्या और ज्यादा बढ़ने के चांस बढ़ गए हैं। पहले ही असम बहुत बुरी दौर से गुजरा है और अभी भी। खैर, असम का क्षेत्र जानते हो कि हर साल वहां बाढ़ की बुरी स्थिति रहती रहती है। इतना सब होने के बावजूद भी, सरकार के इतने सारे प्रयास करने के बावजूद भी क्या होता है ये तो सरकार जाने। सुबनसिरी नदी, एक्चुअली में सुबनसिरी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसे हिमालय के उठने के बावजूद अपनी दिशा बनाए रखी है और गहरी वी आकार की घाटियां बनाई हैं। ये रही, यानी कि हिमालय उठा है, सारी चीजें हुई हैं, तब भी इस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अपने पूर्व की दिशा की ओर ही बढ़ी है प्रॉपर। इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस पर 2000 मेगावाट का लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट बन रहा है, जो उच्च भूकंपीय क्षेत्र में होने के कारण विवादास्पद है, कि भाई हाईली सिस्मिक जोन में है तो आप इस पर प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका विरोध होता रहता है कुल मिलाकर के। एक है चिप्स टू स्टार्ट अप प्रोग्राम। अब ये चिप्स का मतलब वो चिप्स नहीं है जो आप सोच रहे हैं खाने वाले, चलो भाई आलू चिप्स, पोटैटो चिप्स, वेफर्स वगैरह। नहीं बेटा, चिप यानी कि माइक्रो चिप। यस, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय ने, सूचना संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय ने के अनुसार C2S प्रोग्राम, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत 68,000 से अधिक छात्रों को चिप डिजाइनिंग में प्रशिक्षित किया गया है। यह खबर है। अब बात यही आती है कि C2S है क्या।
एक्चुअली में यह योजना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसका? सेमीकंडक्टर मिशन का। 5 वर्षों में 85,000 पेशेवरों का टैलेंट पूल तैयार करना है और 25 से अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा देना है चिप्स को लेकर के, जिसमें अभी 68,000 से अधिक छात्रों को चिप डिजाइनिंग का ट्रेनिंग दिया गया। 175 चिप्स का निर्माण मोहाली की सरकारी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में किया गया। इतनी 175 चिप्स का ये रही। ये टारगेट है, ये आउटपुट है, ये शैक्षणिक संस्थान है जिसके माध्यम से किया जाएगा। 332 ये रहे। अब इसमें सेमीकंडक्टर वैल्यू एडेड चेन का कंसेप्ट क्या है? टेप आउट। यह चिप डिजाइन का अंतिम चरण होता है जहां सॉफ्टवेयर डिजाइन को फैब्रिकेशन के लिए प्लांट में भेजा जाता है कि भाई चिप जाएगी और उसके माध्यम से उसका सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया जाएगा। C2S का महत्व क्या है? भारत स्वदेशी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और हार्डवेयर स्टार्टअप्स बनाने पर जोर दे रहा है कि हमें चिप्स को बाहर से विदेश से इंपोर्ट ना करना पड़े। और चिप्स का यूज मालूम है, मोबाइल फोन, तमाम तरह के गैजेट्स, तमाम सारी जगह पर इस्तेमाल होता है। इवन आपकी कारों में यूज होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर यूज होता है और सब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि हम अपने देश में बनाएं। यह प्रोग्राम DLI डिजाइन लिंक इंसेंटिव, डिजाइन बनाइए सुविधाएं छूट ले लीजिए, योजना का पूरक है जो फेवलेस स्टार्टअप को वित्तीय सब्सिडी प्रदान करता है। तो यहां पर चिप डिजाइन की जाएगी, यहां पर आपका सिलिकॉन वेफर का निर्माण किया जाएगा एक तरीके से, और ये ओसेट असेंबली एंड टेस्टिंग यहां पर की जाएगी। ये रही आपकी प्रॉपर तरीके से यहां पर किया जाएगा। इस तरह से चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ओके। अब इसमें एक टॉपिक और भी है, RSVC अमृत प्लेटफॉर्म। ये क्या है? देखिए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने ग्रामीण नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए RSVC अमृत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ग्रामीण नवाचार, रूरल इनोवेशन टेक्नोलॉजी आपका ट्रांसफर, हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए। और इससे कंडीशन ये की गई है कि इसे नाबार्ड और ओप्सा ने मिलकर विकसित किया है। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की तकनीकों को सीधे गांव तक पहुंचाना। यानी कि जो लेबोरेटरी में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, जो भी चीजें, उन्हें सीधे सीधे गांव तक ले जाना है, यानी कि लैब टू लैंड योजना के तहत। ग्रामीण स्तर पर इसके भौतिक केंद्र होंगे, RSVC ये रहे, और डिजिटल मैचिंग प्लेटफॉर्म होंगे जिन्हें अमृत प्लेटफॉर्म कहा गया है, बनाए गए हैं, वहां पर ये सारे जाएंगे। यानी कि यहां से ये सारी चीजें बनेंगी, ऑप्सा नाबार्ड दोनों मिलकर के बनाएंगे और ये सीधे टेक्नोलॉजी यहां पर जाएगी। कहां पर? RSVC अमृत सेंटर में बनाए जाएंगे। ये लैब है और ये ग्रामीण क्षेत्र है, यानी टेक्नोलॉजी सीधे वहीं जाएगी। ठीक है ना? RSVC स्मार्ट विलेज सेंटर है, रूरल स्मार्ट विलेज सेंटर। ये गांव स्तर पर तकनीक के प्रदर्शन, प्रशिक्षण और मेंटेनेंस के भौतिक केंद्र है। अमृत यह डिजिटल डैशबोर्ड है जो ग्रामीण उपयोगकर्ताओं, किसानों और स्वयं सहायता समूह को, इनोवेटर्स को फंड देने वालों को से जोड़ता है कि भाई जो इनको फंड देंगे उनके साथ ये कनेक्टेड है। यह कृषि, माइक्रो कोल्ड स्टोरेज, जल शुद्धिकरण, महिला अनुकूलन हथकरघा और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण जैसे क्षेत्रों में ये विशेष तौर पर काम करेंगे। ये है आपका CSR फंड और रूरल टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। ये रहा तकनीक सत्यापन, टेक्नोलॉजी वैलिडेशन के लिए काम करने वाला। ये नैब फाउंडेशन है, ऑन ग्राउंड क्रियान्वयन के लिए काम करेगा। नाबार्ड इसको फंडिंग करेगा और HCB तकनीक का क्या करेगा? प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करने का मौका देगा। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। और इनमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है बेटा जो आप नोट ना करें, इनको सबको नोट कर लीजिएगा। सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी इसके क्विक रिवीजन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके वन लाइन इसकी PDF तो मिलेगी, साथ में इसके क्विक रिवीजन के एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं आपके साथ।